Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and listener. You are tuning into Power Radio FM 99 और आज का प्रोग्राम यकीनी तौर पर आपने जो है वो प्रोमो सुन रखे होंगे और आज बुध का दिन है। 4 बजे हमने आपसे वादा किया था कि आपके तमाम तर मसाइल का हल, आपके तमाम तर सवालात का जवाब जो है, चाहे वो इमिग्रेशन वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल्ड वीज़ा से रिलेटेड हो, चाहे वो विज़िट वीज़ा से रिलेटेड हो, वो तमाम तर परेशानियाँ बिकॉज़ नाउ इट्स द टाइम जब बहुत बड़ी तादाद जो नौजवानों की है वो ये सोच रही है कि उन्होंने कहीं मूव करना है। इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली बेहतर की जो ख्वाहिश है वो हर शख्स को रहती है। बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हासिल करना हर शख्स का हक़ है और आप कहीं पर जाते हैं, वहाँ से मज़ीद अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, वापस आके आप अपने पाकिस्तान को या किसी भी जिस भी मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसको आप मज़ीद सर्व कर सकते हैं। सो आपको सबसे पहले तो व्हाट्सएप का नंबर बताता चलूँ 0311 8506545। दैट इज़ अ व्हाट्सएप नंबर। इसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं। इज़ द मोस्ट कंसर्न पर्सन टू टॉक अबाउट दीज ऑल क्वेश्चंस एंड इश्यूज। सो आसिफ कंसल्टिंग से आइए सर से गुफ्तगू करते हैं सबसे पहले। और सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। और सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आसिफ कंसल्टिंग है क्या? वालेकुम अस्सलाम। शन, आई वुड लाइक कि मैं पहले आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं इस फील्ड में तकरीबन 11 ईयर्स से हूं और मैंने कुछ पहले काम सीखा है। मेरे टीचर हैं, उनकी भी फर्म है इस्लामाबाद में ही, तो फिर उनके साथ मैंने बहुत अरसा काम किया। देन आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। और फिर हम लोग जो है ये इमिग्रेशन और जो स्टडी अब्रॉड, ये डिफरेंट टाइप्स की इनके हम लोग, बल्कि मेरे को 4 टाइप्स ऑफ के फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम लोग काम करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ठीक है। एंड सर, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आसिफ कंसल्टिंग? मैं खुद हूँ। ठीक है। मैं खुद ही इस चीज़ को डील करता हूँ। नॉर्मली मैं ज़्यादातर 90% प्लस मेरे होती भी कोशिश है कि मैं लोगों से खुद ही इंटरेक्शन करता हूँ पर्सनल मीटिंग के लिए, नॉट ऑन टेलीफोन कॉल्स। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन पर्सनली मैं सब लोगों को खुद हैंडल करता हूँ। चलें, फिर तो यू आर द मोस्ट कंसर्न पर्सन एंड अपार्ट फ्रॉम इट यू आर अ मोस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सर, कैन यू गिव अस अ ब्रीफ इंट्रो और ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट्स जो कि आसिफ कंसल्टिंग कंपनी जो है देख रही है? शन, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली यहाँ से 4 डिफरेंट वेज होते हैं बाहर मूव करने के लिए। जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है वो होता है इमिग्रेशन। अच्छा, इमिग्रेशन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक स्किल्ड इमिग्रेशन होती है, एक बिजनेस इमिग्रेशन होती है। जो स्किल्ड इमिग्रेशन होती है ये नॉर्मली इसको हम बोलते हैं, मतलब डिफरेंट लोग फैमिली सेटलमेंट बोल देते हैं कुछ भी, लेकिन वो गलत नाम, इसका एक्चुअल नाम होता है परमानेंट रेजिडेंसी। तो स्किल्ड इमिग्रेशन के अंदर आ जाता है परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको हम पीआर कहते हैं। यस, एग्जैक्टली, जिसको हम पीआर बोलते हैं। और सम सॉर्ट किसी जगह पे डिफरेंट कंट्रीज के लॉ हैं, किसी जगह पे आपको टीआर भी दे देते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉइंट्स एंड योर स्किल की वहाँ पे डिमांड क्या है। ठीक है। तो जैसे, और उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है बिजनेस इमिग्रेशन। उसमें आप यहाँ पे बिजनेसमैन एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ओवर देयर, उसमें डायरेक्टली पीआर नहीं मिलती है। नॉर्मली यूजुअली कंट्रीज आर टेकिंग 2 years, उसके बाद वो देते हैं। लाइक इन शेंजन कंट्रीज जो कि हम बिजनेस इमिग्रेशन पे डायरेक्टली पीआर देते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 500,000 यूरोज़ के अराउंड होती है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा वगैरह देते हैं या न्यूजीलैंड, तो वो कम बजट पे दे देते हैं, लेकिन वो पहले आपको बिजनेस इमिग्रेशन देते हैं और 2 साल के बाद आपका ऑडिट होने के बाद वो नॉर्मली पीआर में कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉज जो कि उन्होंने सेटल किए हुए हैं उस प्रोग्राम के लिए। ओके। सो पीआर के बाद जो सेकंड नंबर पे आ जाता है उसको हम बोलते हैं वर्क परमिट। ठीक है। उसको ऐसा है कि किसी भी कंट्री की रिक्वायरमेंट है, उनको बंदे चाहिए और वो बंदे अब उनको अपनी कंट्री से पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री या लेबर मार्केट से अपनी कंपनी को अप्रूव करवाते हैं दैट दे कैन कॉल समबडी फ्रॉम आउटसाइड देयर कंट्री। उसके लिए फिर वो आपको बुलाते हैं और ये नॉर्मली टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है। इट डिपेंड्स अपॉन, दोबारा कहूँगा कि हर कंट्री के लॉ के मुताबिक होती है। कोई 2 साल बाद आपको पीआर में कन्वर्ट करता है, कोई 1 साल बाद, कोई 5 साल बाद।
तो इस तरह करके हर कंट्री के डिफरेंट लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। इसमें यू मस्ट हैव अ स्किल, और स्किल की शॉर्टेज होनी चाहिए, और आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि ये स्किल आपके पास है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस लेटर, योर क्वालिफिकेशन। कुछ कंट्रीज साथ जैसे कि यूरोपियन, जैसे शेंजन कंट्रीज़ हैं, वो आपसे आर्ट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं मांगते, लेकिन वो आपकी बाकी स्किल्स मांगते हैं। ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ये नॉर्मली आपसे आर्ट्स वगैरह के साथ रिक्वायरमेंट कर लेते हैं कि फंक्शनल आर्ट्स आपको आना चाहिए। समहाउ यूके में कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, लेकिन यूजुअली सब पे होती है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे होता है वो हमारा रूट होता है स्टडी अब्रॉड का। ठीक है। कि हम लोग यहाँ से अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बाहर जाएंगे, वो वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करेंगे। स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम लोग नॉर्मली डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉज हैं, कोई 1.5 साल का दे रहा है, कोई 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे रहा है। मतलब दोबारा फिर आप टीआर पे जाते हैं, फिर आप एक सर्टेन अमाउंट की वहाँ पे यू मस्ट हैव अ जॉब ओवर देयर। ठीक है। उस जॉब के ऊपर अगर आप मौजूद होंगे तो फिर वो आपका वीज़ा, आप उतना टैक्स पे करेंगे तो वो फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड करते रहेंगे। और फिर वो जो भी उनका लॉ है कि वो जैसे आप बात करते हैं यूके की 5 ईयर्स बाद, या शेंजन कंट्रीज हैं 5 ईयर्स के बाद आपको जो है वो पीआर दे देते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये वर्क परमिट्स अगर कोई सर्टेन ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो आपका एम्प्लॉयर अगर आपको पीआर में कन्वर्ट करवा दे तो ठीक है। अदरवाइज वहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है। डोंट हैव अ एम्प्लॉयर ओवर देयर, आपके पास स्टडी है, 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी हो गया, तो आपने सबसे पहले अपनी असेसमेंट करवानी है दैट यू एलिजिबल फॉर इमिग्रेशन। एंड आफ्टर दैट फिर आपको आइल्स और पॉइंट्स के आप पूल में जाते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं दे विल देन कॉल यू फॉर अ पीआर और टीआर। तो फिर आगे आपका आगे वो सिलसिला बनेगा, देन आप उसकी पासपोर्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है सर, गॉट इट। एंड द लीस्ट वन इज विजिटर वीज़ा, ओके, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। यार हम विजिट वीज़ा ले लेंगे और हम आगे किसी और कंट्री में चले जाएंगे, और फिर वहाँ जाने के बाद जो है मज़ाइल हम ऐसी कोई चीज़ सीख कर लेंगे तो आगे हम लोग पीआर को या टीआर को कंसीडर कर लेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे कि असाइलम सीकर्स को लोग दुनिया अपने मुल्क से निकाल रही है। समझदार हो गए हैं yes, वो कह रहे हैं कि अब हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है इलेक्शन, तो उनके जो एक कैंडिडेट हैं फॉर प्रेसिडेंट, ही सेड कि मेरे पास हमारे मुल्क में 75,000 जो है, आपको 75,000 उनके पास ये असाइलम सीकर हैं, मैं इन सबको अपने मुल्क से निकाल दूंगा। तो अब चीज़ें लोग इस साइड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत फेक असाइलम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बना लेते हैं कि मेरी जान को थ्रेट है। वो कोई ऐसी कोई ख़ास रीज़न होगी तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज़ अब इस तरह नहीं करेंगे मजहबी बुनियाद पे या सियासी बुनियाद पे। अब आगे जाके शायद आई डोंट थिंक सो कि असाइलम आपका कहीं एक्सेप्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। और सर जैसे भी आपने कहा अभी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला वीज़ा है या जो पाथवे जो लोग चूज़ करते हैं, दैट वुड बी द सेम वन कि आपने विजिटर वीज़ा लिया, फिर वहाँ जाके कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है वहाँ पे आपने क्रिएट की कि जिससे उनको लगे कि आप जो है वो एसाइलम जो है डिज़र्व करते हैं, तो वो आपको दे दें। जो द अदर वे इज़ लाइक, जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में, देसी ज़ुबान में डंकी लगाना और इस तरह के मामला हैं, तो हम तो इसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनका मकसद भी ये है कि अगर आप चाहते भी हैं कि आप अपना शहर बदलें, अपना मुल्क बदलें, अपनी तकदीर बदलें, तो हैव दोज लीगल पाथवेज। तो मेरा सर आपसे क्वेश्चन ये है कि जो आसिफ कंसल्टिंग है वो कौन से लीगल पाथवेज प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू जो हमारे लोग हैं वो इमिग्रेशन के लिए या स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको डंकी वाली चीज़ का जवाब दूंगा। जो डंकी सिस्टम है ये आप इसको क्या दे सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाता है, जो कि इस टाइम दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप कह लेना कि ये टेररिज्म के बाद अगर कोई चीज़ है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोगों को मारना। एक्चुअल में हम लोग हर बंदा ना, हम इस ट्राई में है कि हम शॉर्टकट यूज़ कर लें। ठीक, उस शॉर्टकट के चक्कर में लोगों को समझ नहीं लगती जी वो साड़ा परा चला गया सी, फलां चला गया सी, तो हम उसके थ्रू हम भी जाएंगे। अब दुनिया के लॉ, उनके बॉर्डर्स ये बहुत टफ होते जा रहे हैं, डिजिटल हो गया बहुत। यस एग्जैक्टली। अब तो एआई के थ्रू आपको एयरपोर्ट्स पे पकड़ लेते हैं, और अब वो डंकी पे जाके आपने करना क्या, एट द एंड ऑफ द डे आपको फिर असाइलम लेना है। तो यार क्यों ना अपने अंदर कोई ऐसी स्किल आपके पास हो जो यहीं से, अब देखें इस टाइम एक कंट्री है रिसेंटली ऐड हुआ है ये शेंजन कंट्री में, बुल्गारिया, उसको ये वेल्डर्स, अब आप कहोगे कि यार वेल्डर्स, उसको ये डिफरेंट टाइप को स्टील फिक्सर्स, उसको ये लेंटर डालने वाले,
उसको बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है वहाँ पे, ठीक है। अब ये फोक लिफ्टर्स हैं और ऐसे एक्सीवेटर ऑपरेटर्स हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा बंदे चाहिए। और अगर जो एक अच्छे, मैंने रिसेंटली एक CV शेयर की है, तो बंदा, उसका एक्सपीरियंस था दुबई का भी और कुछ साउथ अफ्रीका का भी, तो लिटरली वो जो एम्प्लॉयर वो कहता है यार ये बंदा कर क्या रहा है। आप इवन वुड यू इमेजिन के जिशान उसको जो ऑफर की बुल्गारिया के एम्प्लॉयर ने, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा इस पे, इससे ज़्यादा तो मैं पाकिस्तान में कमा रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल वेल्डर यार। तो ये स्किल्स होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि जिसको हम घुमाएंगे और हो जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स एंड डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। आप उसको फॉलो करो, आप चीज़ों को पढ़ो, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता आप जाओगे सेटल हो जाओगे, आपकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है इस चक्कर में। सही बात है। आप 40-50 लाख जो डंकी पे लगा के जा रहे हो, तो अगर आपके अंदर स्किल होगी तो माइट भी आप आधे पैसों में या शायद बिल्कुल ही फ्री में निकल जाओ। ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं, और लीगल वे में, बिना किसी टेंशन के, कोई आपको टेंशन जो है वो नहीं होगी इसमें। Yes, sir. सो व्हाट्स द लीगल वे सर जो आसिफ कंसल्टिंग प्रोवाइड कर रही है? या हम लोग देखें, हमारे पास अगर हम लोग जो सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है वो है वर्क परमिट्स। ओके। उसके अंदर हमारे पास सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, यू मस्ट हैव अ मैट्रिक क्वालिफिकेशन। अगर आप, फॉर एग्जांपल, आपको मैंने एक रूम क्लीनर के लिए चूज़ कर लिया है, तो यार अगर आप एम्बेसी में जाओगे तो आप इस काबिल तो हो कि आप वहाँ पे जाके ये बता सको कि भाई ये मेरा नाम है, इस सिटी में जा रहा हूँ, ये मेरा एम्प्लॉयर है, इतनी मेरी सैलरी है। अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर सकते तो आपको कभी वीज़ा नहीं मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप हमसे ले रहे हो कि आप कहते हो यार हमारा वर्क परमिट का फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस कर दें, तो क्या मैं किसी रिक्रूटिंग कंपनी से लेके दे रहा हूँ आपको, या मैं आपको खुद से बना के दिए जा रहा हूँ? तो अब अगर जब तक मेरे पास कोई रिक्रूटिंग कंपनी नहीं है और आप एम्बेसी में चले गए और आप कहते हो जी मैंने तो आसिफ साहब से वीज़ा, ये वर्क परमिट लिया, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, जितना मर्जी जेन्युइन हो। आपकी रिक्रूटिंग कंपनी का होना अब ज़रूरी है, जो कि उस एम्बेसी के साथ लिंक्ड होगी, उस कंट्री में रजिस्टर्ड होगी, वो वहाँ पे प्रॉपर टैक्स पेयर होगी। अभी रिसेंटली में हमारे कुछ क्रोएशिया के वर्क परमिट से कुछ चले गए, कुछ हैंग ऑन हो गए हैं, अब वो दे रही है उनकी गवर्नमेंट दोबारा। वो इस तरह था कि पहले हमारी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड थी, जो हमारे साथ वो रिक्रूटर हैं, ही इज़ अ UK नेशनल। तो उनको फिर जनवरी में लॉ चेंज हुआ, उन्होंने कहा जब तक आपके साथ क्रोएशियन नेशनल आपके साथ कंपनी में 50% का पार्टनर नहीं होगा, वी विल नॉट अलाउ योर कैंडिडेट्स फॉर वर्क परमिट। फिर उनको गए, उन्होंने फिर अपना वहाँ पे जो उनके वकील था, जो हमारा सारे केसेस को हैंडल कर होता है, उन्हीं को उन्होंने पार्टनर बनाया। और आफ्टर दैट फिर पुलिस ने आके बाकायदा वेरिफिकेशंस की हैं, उन्होंने आके हमारी अकोमोडेशंस वहाँ पे देखी हैं कि आप बंदों को ठहराओगे कहाँ पे, आपके पास जॉब्स कौन कौन सी हैं, क्या आपके पास बाइक्स हैं, जो बाइक्स राइडर्स हैं आपके पास जिनको आप बुला रहे हो, वो कितने हैं यहाँ पे आपके। इतनी स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है बाहर, वो वाली बात नहीं रही जी दो जी पासपोर्ट तो वीज़ा मिल जाएगा। इट वो टोटली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी हो रही है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इनकी एम्बेसीज में भी। बिल्कुल ऐसे ही। वेल व्यूअर्स एंड लिसनर्स, 0311-850-6545 दैट इज़ अ व्हाट्सएप नंबर। इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। वी वुड लव टू हैव योर व्हाट्सएप कॉल। और अगर कोई सवाल है आपका तो आसिफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 0311-850-6545। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मैं इसमें थोड़ा सा जी जी चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। सेम अब करता है स्टडी वीज़ा पे भी ना, स्टडी वीज़ा पे भी अब ये बहुत ज़्यादा है कि जैसे अब ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल लॉ चेंज कर दिया है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट नहीं है, अगर आपने FSC किया, फ्रेश नहीं है, तो वीज़ा रेशो बहुत कम हो गई है। ओके। और ये सब जगह पे अप्लाई हो रहा है। वो अब बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल्स पे, आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है, आपने आपके जो भी आपको स्पॉन्सर्ड है, क्या उसकी इतनी वर्थ है कि वो आपको अफोर्ड कर सके। सेम UK पे अप्लाई हो रहा है, बाकी भी कंट्रीज़ में सेम इसी तरह हो रहा है। अब यूनिवर्सिटीज़ वो वाला बिल्कुल काम ख़त्म है कि दें जी मुझे पैसे, आपका वीज़ा लग जाएगा या डन बेसिस पे। अब यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली आपको कॉल करती हैं, आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई कहाँ अप्लाई किया है, किस प्रोग्राम में किया है। अगर आप ये चीज़ें बताने के काबिल नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देगी। सेम आपकी इमिग्रेशन के ऊपर भी है, लोग आके कहते हैं जी डन बेस पे करेंगे। या डन बेस पे हम कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं आपको डॉक्यूमेंट थोड़ी बना के दे सकता हूँ कि आपका आर्ट्स का आगे डिग्री है, ये वीज़ा लग गया। हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन हो रही है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड हो रही है। अब इवन कि अब USA में था कि ऑन द स्पॉट आपको स्टडी वीज़ा दे देते थे, लेकिन अब नहीं, वो अब आपका नॉर्मली वो इस तरह करते हैं,
आपको एक लेटर दे देते हैं कि आप जाएं, हम आपको 7 to 10 डेज में रिप्लाई करेंगे। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तमाम वेरीफाई करते हैं, इवन कि वो अपनी कंट्री से चीज़ें वेरीफाई करके फिर आपको इशू करते हैं। ओके। और डन बेसिस जो ख़ास तौर पे लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं डन बेसिस से मुराद यही है ना कि काम हो जाएगा तो पैसे देंगे, इज़ इट? यस सर, लोगों के माइंड में ऐसा ही होता है, बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। हाँ, कि यानी कि नॉर्मली जो बिकॉज जो एक लेमैन सुन रहा है, मैं उसको समझाने के लिए कि डन बेसिस से जब भी आप रेफ़र करें, जब सर डन बेसिस रेफ़र करें तो उसका मुराद ये होगा कि वीज़ा आएगा तो फिर पैसे देंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें देखें शांत, इसमें 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं। लोग जिनको डन बेसिस पे बोल रहे होते हैं, इसमें सिर्फ ये होता है या रिस्क आप ले रहे हो या हम ले रहे हो। आई कांट गारंटी यू, आप मुझे कौन यार $1 बिलियन भी ले लो, वीज़ा लगेगा यार। एम्बेसडर मेरे अंडर नहीं है भाई, वीज़ा ऑफिसर मेरे अंडर नहीं है। अब कनाडा में बंदा, वो कनाडा की पता नहीं किस सिटी में बैठ के प्रोसेस कर रहा है, तो मैं तो अब यहाँ पे तस्वीर जादू तो कर नहीं सकता कि और इवन अगर सर कोई ऐसी वजह से भी वो वीज़ा डिक्लाइन कर रहा है जो कि बज़ाहिर ठीक नहीं भी है, तो भी आप उसको काउंटर क्वेश्चन ही कर सकते हैं। आप ज़बरदस्ती तो फिर भी नहीं कर सकते उसके ऊपर ना, तो उसके लिए कर सकते हैं। देखिए, वो आपको राइट देते हैं कि आप अपील कर लो। वी हैव अ कॉल सर, कॉल लेते हैं और लेट्स सी हमारे साथ कौन मौजूद है, क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं पुनल बात कर रहा हूँ। बेसिक मेरा ताल्लुक सिंध से जी और जी मैं जॉब करता हूँ और माशाल्लाह ये मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, तो आपको काफी अरसे बाद सुन जी ऐसे प्रोग्रामों में। जी जी तो सर मेरा सर से सवाल था कि आइट्स के लिए जो परसेंटेज होती है ये क्या होती है? अगर मुझे एजुकेशन वीजा अप्लाई करना उसी मुल्क में, तो एजुकेशन वीज़ा अप्लाई करना हो किस कंट्री का सर, बताते हैं। किस मुल्क का? मिसाल मुझे बकिंगम में अगर अप्लाई करना चाहता हूँ तो आइल्स की क्या? ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया हूँ। मैं सर के सामने सवाल रखता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं और तनौली साहब तो शायद मैं नाम तो क्लियर नहीं सुन सका, लेकिन सवाल मैंने बार कैफ उनका क्लियरली सुन लिया है। सवाल सर उनका ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वो यूके स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो आइल्स के कितने पॉइंट्स, जिनको हम आम अल्फाज में बैंड्स कहते हैं, वो कितने होने लाजमी हैं? इट डिपेंड्स अपॉन शन कि आप अंडर ग्रेजुएट जा रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट जा रहे हो। अगर आपने मास्टर्स डिग्री के लिए जाना है तो ये एक फिनोमेना है जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सेट होता है। ठीक है। यू मस्ट हैव 6.5 ओवरऑल बैंड, नॉट लेस देन 6 इन एनीवन। और अगर आप जो अब थोड़ा सा क्राइटेरिया टफ होता जा रहा है, पहले तो ये था कि आपका ओवरऑल 6 हो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है, 5.5 से कम 5 तक भी चल जाता था, लेकिन यूके में चल जाता है अभी भी फाउंडेशन कोर्सेज में अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हो। लेकिन मास्टर्स के लिए इतना ही चाहिए होता है, 6.5 ओवरऑल। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है स्टूडेंट वीज़ा की, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ 2 to 3 years बैक ऑस्ट्रेलिया इज ओनली अर्निंग फ्रॉम स्टूडेंट वीज़ा वाज $42 बिलियन। ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज़, बहुत सी यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने कर दिया हुआ है कि हम आपको विदाउट आइल्स भी लेंगे। उसमें डिफरेंट उनके और भी, जैसे लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, उसमें भी, लेकिन उनका क्राइटेरिया सेम है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ IOM पे भी आपको एडमिशन्स दे रही हैं, आप विदाउट डूइंग आइल्स आप जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू अपना इंटरनली इंटरव्यू करेगी यूनिवर्सिटी, उसको भी आपको पास करना लाजमी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप आइल्स से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको वो टेस्ट, तो वो इंटरव्यू तो लाजमी देना। बिल्कुल ठीक है, सवाल का जवाब पहुंच गया। कॉलर हमारे साथ एक और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है जनाब? कॉलर आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिब बात करें, कहाँ से? सर मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ, इब्रार जिशान। इब्रार साहब, सर कैसे हैं आप एबटाबाद से? जी सर, ये वीजे के बारे में सर पूछना था सर। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका, बताइए, मैं सर के सामने क्वेश्चन रखता हूँ। सर ये दुबई जाने के लिए सर क्या प्रोसेस होंगे? अच्छा चले मैं पूछ लेता हूँ उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्रार मौजूद हैं एबटाबाद से और उनका सवाल बहुत ही सादा सा है कि दुबई जाने का क्या प्रोसेस है।
सर दुबई जाने के लिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए, टिकट होना चाहिए। एक्चुअली हम इस डोमेन में अब हम तो डील नहीं करते इस डोमेन में गल्फ कंट्रीज़ के अंदर। वहाँ कैफ़ी है कि आपका एक तो आप पुलिस सर्टिफिकेट वगैरह ये चीज़ें तो मतलब विजिट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कोई आपने किसी जगह पे जाके मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी दुबई गए हैं, ईरान गए हैं, मलेशिया कहीं पे भी गए हैं, आपको ओवरस्टे ना हो जो कि आप वहाँ पे डिपोर्ट होके आए हुए हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंक्ड क्वेश्चन है इसके साथ, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाह रहा हूँ और जो हमारे लिसनर्स हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। सर जैसे अभी दुबई के वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा वेलकमिंग अगर कहा जाए कि नहीं हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए ना, वो नहीं दे रहे हैं, ख़ासतौर पर मर्दों को तो नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। तो अक्सर सुना जाता है जब हम बैठते हैं कहीं पे, और अब वो बात ठीक है या नहीं वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर आप एमिरेट्स की टिकट बुक करें तो फिर आप अगर वो अटैच करें तो वीज़ा चांसेस होते हैं कि वो आपको दे देते हैं एंड ऑल दैट। तो ऐसा कुछ होता है कि जिस मुल्क का वीज़ा है आपने अगर उस मुल्क की एयरलाइन की टिकट को बुक कर लिया है और उसको एज अ प्रूफ अटैच कर दिया है कि आप वापस भी आएंगे, तो चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के? नहीं दिशान, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर कंट्री के जो वीज़ा अप्रूवल की जो प्रोसीजर है वो उनकी पूरी फॉरेन मिनिस्ट्री और ये सारे चीज़ लोग मिल के करते हैं। ठीक है। मतलब ये ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि जब मैं चांद पे जाऊँगा ना तो मैं वहाँ पे पहले जो है ना चावल काश्त करूँगा ना, मैं कभी जाऊँगा तो ना होगा। ये एक लोगों को गलत बयानी हो मतलब जाती है। एजेंट्स टिकट बेचने के लिए कर देते हैं। एग्जैक्टली। आप टेंटेटिव टिकट भी करवाएंगे तो 2-4-5 हज़ार तो ले लेगा ना कोई ना। ट्रू। तो वो तो आपके काटे के पैसे, वो तो कोई रिफंड नहीं होगा। अब दिन में मैंने 20 टेंटेटिव टिकट्स कर दी हैं। मैंने एक सोशल मीडिया पे फैला दिया ये बात, मैं वीज़ा नहीं भी लगा, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने 20 टिकटें बेची हैं, तो मैंने तो लाख रुपए अपना ठीक साइड और अगर फॉर एग्जांपल उनमें से एक आध का लग गया है तो फिर तो आपके बारे में आ रहे हो, फिर तो आपके केसेस जो है फिर तो मैं कहना सर जी दुबई चल रहा मेरी वजह से। मेरी अच्छा तो ये र्यूमर्स होते हैं ना। अब वो उनकी जो भी मिनिस्ट्री होगी उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इंटरेक्शन हुआ होगा कि दिस इज द रीजन हम लोग ये कर रहे हैं। आप इन चीज़ों, आजकल आप देखें ना, जो भी बंदा 2 दिन भी ऊपर रह के आ रहा है तो FIA उसको उसका पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर रहा है कि आप क्यों इस तरह करके आए हैं ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। हम विजिट वीजे पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रही है कि कहाँ से पाकिस्तानी है। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि लड़की उधर मदीने में मांग रही है कि मक्का में उसने वो बड़ी मुश्किल से बंदा बाहर के, तुम लोगों की वजह से हम लोग बदनाम, वो भाग रही है, वो भाग रही है, उसने कोई नकाब वगैरह के, तो वो बदनामी तो हमारी है ना, फिर हमें वीजाज नहीं देते वो लोग। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, लेट्स टॉक अबाउट द सक्सेस स्टोरीज नाउ। आई रियली वांट यू टू टेल अस के आसिफ कंसल्टिंग कंपनीज का कोई ऐसा केस हो जो कि आपको लगता हो बज़ाहिर कि यार बहुत मुश्किल है, किसी भी हवाले से कोई ऐसा केस हो, और फिर वो आपकी कोशिश की वजह से या आपकी कंसल्टेशन की वजह से वो सक्सेसफुल हो गया हो, वो लोग भी हैरान हो, आप भी हैरान हो। कुछ ऐसी स्टोरी अगर आपके पास कोई केस स्टडी है, टेस्टिमोनियल है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। यस, ऐसे मेरे पास काफ़ी होते हैं, स्पेशली इन स्टूडेंट वीज़ा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं, अगर मुझसे पूछा जाए ना कि आपका क्या काम है, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यार आई एम अ मैनेजर ऑफ योर केस। मैंने इसको मैनेज करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी है सारी। हाँ, ये अगर हमारी स्किल्स क्या हैं कि उनको सही तरह से अरेंज करना। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में शॉर्ट है, उसको मैं खुद से कुछ भी नहीं डाल सकता, लेकिन उसको मैं एक्सप्लेन करके, जो आखिर आगे भी इंसान बैठा है जिसने आपका केस देखना है। वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऐसी हैं कि जिनमें कि हम लोगों ने केसेस जो कि उनको खुद भी लगता था क्लाइंट्स को, यार पता नहीं पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, वीज़ा ग्रांट होगा कि नहीं होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उसको मैनेज कर सकता हूँ, मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी करवा सकता हूँ, मैं आपकी एक्सप्लेनेटरी नोट्स लिख सकता हूँ फॉर वीज़ा। मैं बल्कि ग्रीस बताता हूँ, हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं सर, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया हंगरी से। तो वो उन्होंने हालांकि अब उन्होंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर दिया था, उन्होंने मुझे बताया यार मुझे तो नहीं पता था कि तुम विजिटर वीज़ा भी शेंजन के करते हो। मैं कैसे बताऊँ, अब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ईयरली 1.5 करोड़ तक की इनकम थी, उनकी पेंशन, उसके बाद उनकी सैलरी, कुछ उनको रेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो सही तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सके। मैंने कहा सर आप मुझे दे दें। हमने दोबारा अपील में उसका लेटर लिखा, साथ लगाया, उन्होंने जाके सबमिट करवा दिया। मैंने सिर्फ क्या किया कि उनके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली लिख दिया कि पहले डेमोस्ट्रेट सही तरह से, डॉक्यूमेंट सारे अटैच्ड वही हैं, लेकिन आपको बताया नहीं गया कि मेरी इनकम कहाँ से आ रही है। वो दिया, विद इन 7 to 8 days उनको एम्बेसी से कॉल आ गई कि आप हमें कन्फर्म अपनी बुकिंग दें होटल की और आके अपना वीज़ा ले जाएं।
अमेजिंग अमेजिंग। तो ये हम लोगों ने ये सारा काम करना होता है सर। ओके जी, आई थिंक वी हैव अनदर कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं, सवाल उनका जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहिब बात कर रहे हैं, कहाँ से? काशिफ बात हूँ पेशावर से। काशिफ फ्रॉम पेशावर। काशिफ साहब बताइए, जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल है आपका? सर इनको पूछे कि दुबई का वीजा रेट बताओ और क्या रेट है इनका, कितना दिन लगता है इनमें। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। दुबई में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, उनका सवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। ऑल्दो के सर जो है अभी कुछ देर पहले कह भी चुके हैं कि दुबई से रिलेटेड मामला जो है वो सर की कंसल्टेशन फर्म जो है वो नहीं डील करती, लेकिन स्टिल चूँकि सवाल है तो मैं सवाल विद ड्यू रिस्पेक्ट रख देता हूँ सर के सामने। सर उनका कहना है कि कितना रेट है दुबई के वीज़ा का और कितना टाइम लगता है? ज़िशान, मैं दोबारा अपने लिसनर्स को बताना चाहूँगा कि वी आर नॉट डीलिंग इन गल्फ कंट्रीज़। हम लोग शेंजन कंट्रीज़ को डील करते हैं, उसके अलावा यूके है, यूएस है, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हम सिर्फ इन कंट्रीज़ को डील करते हैं। तो चूँकि मेरी डोमेन नहीं है तो मुझे इसका रेट का भी अंदाज़ा नहीं है। ठीक हो कि गया। क्या कितना कोई जो इनकी यूजुअली ये होता है कि उनकी फीस लिखी होती है, वो आप वेबसाइट उनकी खोल आई गेस अराउंड 30,000 से नीचे नीचे ही होगी, इतना जो ही भी है। ऐसे। अब मैक्सिमम ये होता है उसके ऊपर कोई 1000, 1500, 2000 को अपना चार्ज कर लेता होगा तो लेता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अब हर चीज़ आप गूगल पे लिखेंगे ना तो हर चीज़ वहाँ पे लिखी आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। जिन्होंने कॉल की थी, आप यकीनी तौर पे प्रोग्राम सुन रहे होंगे, तो 2019 में जब मैं गया था तो 13,500 थी। तो अब ज़ाहिर है उस हिसाब से महंगाई देखा जाए तो कम से कम 25,000 तो होगी, लेकिन फिर भी आप जैसे सर ने कहा कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड मुझे ये बताइए कि आसिफ कंसल्टिंग फर्म जो है उसके एफिलिएशंस हैं जो बाहर के ममालिक हैं जहाँ पर भी आप डील करते हैं, एम्बेसीज़ के साथ या वहाँ पे ऑफिसेज़ हैं, एक ऑथेंटिकेशन भी हो जाती है, उससे हट के ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है वो ज़रा फास्ट हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी एफिलिएशंस हैं तो वो ज़रा हमें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िशान यार, हमें ज़रूरत नहीं होती है ठीक है। उसकी। आई थिंक एक कॉल है, कॉल ले लेते हैं फिर इस सवाल की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही। मैं पिंडी से बोल रहा हूँ इमरान। मैं असल में अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ, उसने BS ऑनर्स किया हुआ है 4 साल का, और उसका शोबा है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वगैरह। ठीक है। तो वो यूरोप के किसी मुल्क में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहता है। ठीक है। और जो बहुत महंगा भी ना हो और जहाँ पे मुतल्ली पे से और आगे फिर उसके वहाँ पे चांसेस हों। मैं समझ गया हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। होने मैं आपका क्वेश्चन रख देता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर आप चाहें तो पहले उस जवाब को मुकम्मल कर लें, फिर मैं नहीं, सवाल पहले इनका दे देते चलें, हैं। पहले मैं ये सवाल रख देता हूँ। सर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद रहे फ्रॉम रावलपिंडी, और वो कह रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने थोड़ा सा सादा लैंग्वेज में कहा कि वीडियो से रिलेटेड कुछ पढ़ा है, लेकिन आई गेस कुछ जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ या एडिटिंग कुछ इस तरह का, फिल्म मेकिंग शायद वो पढ़ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कहीं पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करे या वर्क के लिए पहले अप्लाई करे, फिर उसके चांसेस हों इमिग्रेशन के। तो कौन सा मुल्क बेहतर रहेगा? अगर इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन थोड़ा बहुत चांसेस होंगे ऑस्ट्रेलिया में, चूँकि यार उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो हमारे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस है, तो हमें वो नहीं लेते। मतलब ये स्किल इतनी ज़्यादा इन डिमांड नहीं है। ठीक है। अनलेस कि आप वहाँ से पढ़े हों, तो वहाँ से कंपनीज आपको, जब इनके बेटे वहाँ पे जाके मास्टर्स कर लेते हैं, तो वहाँ की कंपनीज उनको वहाँ से डायरेक्टली वर्क परमिट ऑफर कर देंगी, तो वो चले जाएंगे। मैं जैसे कि बताता हूँ, मेरे यहाँ पे एक बड़े मशहूर टेलीविज़न चैनल है, उनके डिफरेंट उनके मतलब उनका ग्रुप ऑफ टेलीविजन्स है, उनके न्यूज़ है, ड्रामास भी नंबर 1 पे वो जा रहे होंगे। तो उनका एक मेरे पास था, ही वाज अ ब्रॉडकास्ट इंजीनियर। ठीक है, आप कह लो कि पाकिस्तान में मतलब अच्छी सैलरी थी, बहुत हैंडसम सैलरी वाज टेकिंग। तो जब वो उनकी मैंने इमिग्रेशन करवाई, वो ऑस्ट्रेलिया में गए, तो पहली तो उनको जॉब मिली $1,00,000 फॉर अ ईयर। माशाल्लाह। एंड आफ्टर 6 months जब उन्होंने स्विच की, वो तकरीबन $2,00,000 फॉर अ ईयर उनको वो उन्होंने पैकेज पे चले। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स? यस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। बट आई मीन टू से कि ये ऑक्यूपेशंस इमिग्रेशन में नहीं आते हैं। इमिग्रेशन के सेट क्राइटेरियाज होते हैं, सेट उनकी चेकलिस्ट होती हैं या डिमांड लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंगली जाना होता है। लेकिन इन लोगों की, जिन लोगों को काम आता है ना, बेसिकली ये आप इनको कह सकते हैं दे आर ट्रेड वर्कर्स में आते हैं ये।
तो जो ट्रेडी वे है ना, वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा वेज है। मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ सर। मेरा एक फ्रेंड है, उनका रेस्टोरेंट है उधर मेलबर्न में। ठीक है। तो उनका ओपनिंग थी संडे वाले दिन। तो यूजुअली $150 से $200 इनकी ना एक वेज होती है पर और एक इलेक्ट्रिशियन की। ये लाइसेंसिंग प्रोफेशन है वहाँ पे। तो वो उनका क्या हुआ कि दोपहर के टाइम पे उनका ना ब्रेकर, एक नॉर्मल जो ब्रेकर होता है वो फ्यूज उनका ख़राब हो गया, ट्रिप का गया, वो बिल्कुल नहीं चल रहा। तो अब वो जल गया। तो उनको आज ओपनिंग है उनकी इवनिंग। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक इलेक्ट्रिशियन को कॉल की और उन्होंने कहा कि काइंडली आप आएँ, और उसने हार्डली 10 मिनट में वो चेंज कर दिया। व्हाट डू यू थिंक उसने कितना चार्ज किया होगा? पाकिस्तानी या वहाँ के? अराउंड $1,000 में भी। बिल्कुल $1,000 चार्ज किया उसने। $1,000 फॉर 10 मिनट। 10 मिनट्स। और पाकिस्तानी मेरे ख्याल से लाख तक तो जाएगी। 2 लाख के अराउंड बन जाएगा। कितना? 2 लाख रुपए। 10। माय गॉड। एक कॉलर, आई थिंक कॉलर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं सर आपसे बात करने के लिए, तो एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल मुझे आवाज़ आ रही है, सवाल रखिएगा अपना। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले सर ने पूछा है, बताया है कि वो बल्गारिया के लिए इनको वेल्डर वगैरह ये तरह चाहिए, तो इसके लिए एजुकेशनल जो है वो डिग्री कौन सी चाहिए होगी, या अंडर मैट्रिक चल जाएगा? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं इमरान साहब की ज़रा जो सवाल था वो सर ने बड़े डिटेल में जवाब दे दिया। तो सर, आसिफ साहब की एक्सपर्टीज़ के मुताबिक आपका बच्चा अगर वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाना चाहता है, वहाँ से अगर फिर मास्टर करता है तो देन चांसेस बहुत बेहतर हैं। ऐसा ही है। ओके सर, इनका सवाल रख देता हूँ और फिर हम वापस अपने सवालात की जानिब आएंगे। हमारे साथ साहब मौजूद रहे, नाम शायद नहीं बता सके, डिस्टॉर्शन था थोड़ा, लेकिन सवाल उनका ये था कि जैसे भी आपने कहा कि एक मुल्क है जो सैंक्शन मुल्क में उनका शुमार हुआ है, बल्गारिया गालिबन, जहाँ पे वेल्डर्स की ज़रूरत है और स्टील फिक्सर्स की ज़रूरत है। तो वो पूछ रहे थे कि अंडर मैट्रिक चल जाएगा या एजुकेशनल बैकग्राउंड भी चाहिए होता है उसके लिए? अंडर मैट्रिक हम नॉर्मली उस बंदे को कंसीडर करते हैं जो कि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। अदरवाइज हम कहते हैं कि मैट्रिक वाला हो और साथ में उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, अपनी वीडियोस बतानी देनी पड़ती हैं, प्लस उसको वो करना पड़ता है कि आपका जो है कि यू कैन टॉक इन इंग्लिश, आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये ज़रूरी होता है। मैं ओके। और जैसे पूरी दुनिया में एक वो लिटरेसी रेट काउंट किया जाता है। कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाम सर बताइएगा, सवाल बता दीजिए। मैं जावेद बात कर रहा हूँ बटाग्राम से। जावेद साहब जी, सर बताइए क्या सवाल है? जनाब, एक स्टूडेंट वीजे का पूछना है। जी बताइए कि कौन से कंट्री जो है स्टूडेंट के लिए जो है ना बेस्ट है, ठीक और है। उसका रेट क्या है? जी सर, वो तो डिपेंड करता है ना आपने कौन सी डिग्री करनी है या आप किस में इंटरेस्टेड हैं, वो थोड़ा सा अगर बता देते तो मैं सर के सामने क्वेश्चन रख सकता हूँ। अच्छा, और दूसरा सर, अगर ऐसी कंट्री जो जॉब के लिए है, मतलब है कि ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। ठीक सर, इस तरह के सवालात से भी हम ये एक पल्स जान सकते हैं कि लोग कितना अब चाहते हैं कि वो मुल्क से जो है वो इमिग्रेट करें। बहरहाल इसके ऊपर मैं सवाल की तरफ बाद में आता हूँ। सर, पहले जो मेरा सवाल था कि आपकी कोई एफिलिएशन है एम्बेसी से? हमारी किसी एम्बेसी से एफिलिएशन नहीं होती है। देखें, देयर 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। एक, अगर आप उस कंट्री का लाइसेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हर कंट्री का अपना लाइसेंस होता है फॉर इमिग्रेशन, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि यूजुअली पाकिस्तान में कोई पे नहीं करता। अगर तो इस लिहाज से जो हम काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा की स्किल्ड इमिग्रेशन है। अगर आप हमारे लाइसेंस से जाएंगे तो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है। अगर आप सिंपल हमारे नाम से हमारे लेटर हेड पे जाएंगे तो हमारी जो नॉर्मल फ़ी है वही आपको पे करनी है। सेकेंडली, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन अब होता है, इसमें कोई फिजिकली डॉक्यूमेंट तो जाता नहीं है। ठीक है। तो जब ऑनलाइन है तो एक आपका अपना ईमेल आईडी यूज़ होता है, उसी के ऊपर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब उस बंदे को जो लाइसेंस होल्डर इस वजह से पे कर रहे हैं कि सिर्फ उसका लाइसेंस है, चूँकि जो लाइसेंस होल्डर होता है वो थोड़ा सा बाउंड हो जाता है, वो आपको एक्स्ट्रा मशवरा भी नहीं दे सकता। अच्छा। क्योंकि वो तो 100% परफेक्ट केस हो ना आपका, तो फिर तो आप लाइसेंस के साथ करें। अदरवाइज वो आपको ये नहीं कह सकता यार ये अपनी जेडीज चेंज कर लो एक्सपीरियंस की, इस तरह नहीं, इस तरह लिखनी है। वो सिर्फ कहेगा ये जेडीज हैं, इसके अकॉर्डिंगली लेटर बना के ले आओ। ये जो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है उसको मोल्ड कैसे करना है वो आपको एथिकली नहीं बता सकता। अगर वो बताएगा आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो और उसका लाइसेंस चला जाएगा। वो बहुत मुश्किल होता है कि
इस तरह करना। तो यूजुअली जब वो लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे हम 1/3 चार्ज कर रहे हैं, वो वैसे नहीं फिर लाइसेंस के साथ करते। बिल्कुल ठीक है जी सर। अच्छा, जावेद साहब बटाग्राम से हमारे साथ मौजूद थे और उनका क्वेश्चन सर ये है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जाहिर है, तो आप देख लीजिए आप इसको कैसे आंसर करेंगे। उन्होंने कहा कि तालीम के लिए अगर कोई जाना चाहे तो कौन सा मुल्क बेहतर है और वीज़ा किस तरह मिल सकता है, और अगर कोई काम के लिए जाना चाहे तो कौन सा मुल्क बेहतर है और वीज़ा कैसे मिल सकता है? जी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास ना यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम उस कंट्री में चले जाएं। हम लोग ये नहीं देखते कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ के जाएं जिसके ऊपर आगे नियर फ्यूचर वो कंट्री हमें आगे PR या वर्क परमिट दे दे और वहाँ पे हम अपने आप को सेटल कर सकें। देख, हम जो चार्ज करते हैं जस्ट हमारी कंसल्टेंसी फ़ी होती है। जैसे आप कह सकते हो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक नहीं होता, वो दवाई तो आपको मार्केट से खरीदनी है। एज इट इज़ हम सिर्फ कंसल्टेंसी फ़ी अपनी चार्ज करते हैं जो कि आपने हमें पे करना है। इसके अलावा किसी फ़ी से किसी कंसल्टेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई एम्बेसी फ़ी, कोई यूनिवर्सिटी फ़ी, कोई आइल्स फ़ी आपने हमें नहीं देनी होती है। हर चीज़ आपने अपने हाथ से खुद उस कंट्री के उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालनी होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट। फॉर एग्जांपल आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकते हो तो 50,000 पाउंड भी उसकी फ़ी है। अब कहते तो मैंने 5,000 पाउंड वाली फ़ी में जाना है तो भी डिपेंड्स अपॉन यू। हमारा काम है कि आपको बता देना कि यार आपके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं इस कंट्री के हवाले से, इसका फ्यूचर क्या है, या आपको वहाँ पे कोई आगे नियर फ्यूचर का आपका रिलेटिव है या कोई भाई बहन वगैरह बैठा हुआ है जो कि आपको जॉब वगैरह आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी वो दे सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज ऐसे पाथवे को चूज़ करें जो लेटर ऑन आपके काम आज डिफ़िकल्ट होगा लेकिन 2 साल के बाद आप किसी जगह पे स्टैंड होगा, आपका खड़े होंगे कि यार ठीक है मेरी आगे फ्यूचर जॉब बेहतर हो गया। इस चीज़ के ऊपर हमने आपको गाइडलाइंस देनी होती है। वेरी वेरी सर एक्यूरेट। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक SMS भी हमारे पास आया है, प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं साहिब हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल ये है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अमूमी तौर पर हो जाता है इस तरह कि हम एजेंट को पैसे देते हैं, यहाँ पे तो लोग मतलब उम्रा पैकेज के भी पैसे खा जाते हैं या हज के भी खा जाते हैं, तो बाकी तो विज़िट या बाकी जो वर्क परमिट्स हैं वो तो कुछ सर अगर ऐसा हादसा खुदा ना करे किसी के साथ हो जाए, कोई एजेंट कर ले या कोई कंसल्टिंग फर्म कर ले, ट्रैवलिंग एजेंट्स कर ले, तो क्या कोई इदारा है जो स्पेसिफिक इस तरह के केसेस डील करता है, प्रोटेक्ट करता है आवाम को? अब कोई जा सकता है अपना केस लेके वहाँ पे? हाँ, हमारे FIA वाले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर करते हैं, साइबर क्राइम को भी और इन चीज़ों के हवाले से भी। लेकिन देखें जिशान, आपने पहले किस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, आई एम नॉट सेइंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप अगर मेरे पास आ रहे हो तो क्या मैं पाकिस्तान में कहीं रजिस्टर्ड हूँ? क्या मैं अब मेरे लिए जो पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है वो एक कंसल्टिंग फर्म का, मैं सिर्फ कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं किसी बंदे को वीज़ा नहीं ग्रांट करके दे सकता, सिर्फ कंसल्टेंसी दूंगा, उसके बिहाफ पे अप्लाई कर दूंगा एंड दैट्स ऑल। फिर आपने उस कंपनी की वर्थ देखनी है यार कि वो कैसे काम कर रहे हैं। वो आपको ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हैं कि अगला मुल्क उनके नाम पे चल रहा है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आप मुझे देते हो जी मुझसे 1 करोड़ ले लो और मेरी पूरी फैमिली को कनाडा का विजिटर वीज़ा दे दो, ये तो अब आपकी गलती है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 करोड़ लेके भी कहीं दाएं बाएं भाग गया हूँ तो FIA वाले क्या करेंगे बेचारे? वो इस चीज़ के ऊपर तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने गलत किया हुआ है। यूजुअली लोग कह देते हैं यार ये हमारा फलाना टेस्ट क्लियर करा दो, इतने लाख ले लो, अब फंस गए। अब वो जाके ये तो नहीं कह सकते हमने 2 नंबरी करने के लिए पैसा दिया है, सही कह रहे हैं, तो खुद भी फंसते हैं। तो आप जब भी किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस पर उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे लिखवाओ और उसके लेटर पे लिखवाओ, और सेकेंडली ये चेक कर लो कि वो रजिस्टर्ड कहाँ पे। खाली एक एंटीजन उसने सुबह अप्लाई किया, शाम दोपहर को उसका एंटीजन आ गया और आप उसको पैसे दे रहे हो तो उसकी क्या वर्थ है? क्या वैसे CP में रजिस्टर्ड है? वो प्रॉपरली उसकी क्या फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल आ रही है आपको, आप उसको सर्च करते हो तो फिर तो उसकी वर्थ है, फिर आप उसे डील कर सकते हो। और लेकिन अब ये वो जैसे कहते हैं कि अन्यवाह नहीं कर सकते सर। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या चांसेस होते हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में चले जाएं, जैसे आजकल नौजवान हैं, 2nd ईयर के बाद या इवन बैचलर्स के बाद भी चले जाएं, मास्टर्स वहाँ पे करें, तो उनको फिर परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पे मिल जाए या इवन काम मिल जाए, या जो आपका स्टडी वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में तब्दील हो जाए, या ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री? इसके बारे में बताएं। ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। सेकेंडली आज यहाँ पे आप देखें ना कि एवरीबॉडी सेइंग UK। हाँ, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बहुत ज़्यादा।
कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे जाओगे, फिर अगर आपको अपनी फील्ड से रेलेवेंट चीज़ ना मिली तो फिर वही है कि यू हैव टू गेन जो वर्क परमिट फ्रॉम देयर। उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है, जितना आप कमाओगे नहीं उतना आप आगे पे करते रहोगे। अब देखें ना, कोई बंदा फॉर एग्जांपल वो किसी भी कंट्री में चला जाता है, शायद ऑस्ट्रेलिया में जाता है, अमेरिका में जाता है, कनाडा में जाता है, यूके में जाता है, कि उसके पास सर्टेन जॉब नहीं है, जस्ट उसने एंट्री के लिए वो ले लिया है, या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज डिग्री उसने ये ले लिया है। तो यार वो देखो ना, उसने हर फोर्टनाइटली टैक्स कितना पे करना है। हम लोगों का एक्चुअली होता है कि असं उत्थे चले गए, असं कुछ ना कुछ करके आइए ना। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों पे, सही कह रहे हैं। घर को मेंटेन करना है, पीछे पैसे भेजने हैं, बच्चे मतलब आप 18-18 घंटे जॉब्स करके प्रेशर में रहते हैं। यस, प्रेशर में रह रहे होते हैं, वो डिग्री भी सही तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस लिहाज से आपको पहले ये देखना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये इसकी दुनिया में डिमांड क्या है ना। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ने जा रहे हो तो इसकी तो कोई डिमांड नहीं। अब तो फिनटेक आ चुका है ज़्यादातर। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हो, कोई इंजीनियरिंग में, कोई ट्रेड वर्क में जा रहे हो, तो वो शायद कंट्रीज आपको एडजस्ट कर लें। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स, मार्केटिंग पढ़ने जा रहे हो, एचआर पढ़ने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वापस आना पड़ेगा सर। और मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा। इवन हमारी फील्ड में भी स्क्रिप्ट राइटर्स का बड़ा दौर रहा है और बड़ी उनकी पोजीशन रही है, लेकिन अब जब से ये चैट जीपीटी आई है, बहुत हद तक अब स्क्रिप्ट राइटर्स अपनी नौकरियां खो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है सारी चले गए, लेकिन अब लोग कहते हैं यार जो स्क्रिप्ट राइटर को पैसे देने हैं वो चैट जीपीटी का अच्छा वर्जन खरीद लो, वो एक हो जाता है। ज़ाहिर है जो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्जन यूज़ करते हैं उसमें तो प्लेजरिज्म भी होता है, लेकिन जो आप खरीद के करते हैं वो तो बिल्कुल एक जेन्युइन फॉर्म में आपको देता है। चलें बाहर मूविंग फॉरवर्ड, सर लीगल शॉर्टकट्स भी होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मिसाल दूं, हमने अभी पासपोर्ट बनवाना है, हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और हमें लग रहा है यार बहुत रश है, तो हम फास्ट ट्रैक उनका जो डिपार्टमेंट है या जो उनकी कैटेगरी है वहाँ जाते हैं, यार पैसे ज़्यादा ले लो, 8,000 के बजाय 16,000 ले लो और जल्दी लाइन में नहीं खड़ा होना हमने। तो क्या इमिग्रेशन वीज़ाज़ के लिए या स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ाज़ के लिए भी कोई ऐसा है शॉर्टकट का रास्ता होता है जो लीगल हो? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। देखो आप हमारा स्टैंडर्ड क्या है इंटरनेशनली, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और ये कंट्री टू कंट्री बहुत मैटर करता है। सेकेंडली हमारी गवर्नमेंट ने उसकी गवर्नमेंट से कितनी को बात की हुई है, इनके आपस में टर्म्स कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, ये कितना अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके कंसर्न है। कितनी दफ़ा हमारा जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री है या कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, उसने कितनी दफ़ा यूके या ऑस्ट्रेलिया के अपने रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात की है, वो कोई भी नहीं करता, तो फिर हम लोग बिल्कुल पीछे रह जाते हैं। और इसमें एक चीज़ ये इंक्लूड हो जाती है कि एक आप हो ना, तो आपके लिए कोई दुनिया लॉ नहीं चेंज कर सकती। एक कंट्री है, उसका पूरा एक लॉ, हम नॉर्मली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को देख रहे हैं, वो आपके लिए क्या लॉ चेंज कर दे जी तुम 500 थलो फड़ा दो तो टेबल से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा कोई लॉ नहीं होता, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, सब फेक बातें होती हैं। अगर कोई कहे भी तो बिलीव नहीं करना चाहिए। अब जैसे यूके में एक होता है कि आप जाएं तो आपको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा उनकी एम्बेसी पैसे लेके आपका जल्दी प्रोसेस तो कर देती है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे हट के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस फास्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप क्राइटेरिया पे प्रॉपर नहीं उतरे तो अगर फॉर एग्जांपल 15 दिन में वीज़ा रिजेक्ट होना है तो 7 दिन में हो जाएगा। मतलब जो है प्रोसेस तेज हो सकता है एप्लीकेशन का, लेकिन क्राइटेरिया वो चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ यूके में है, बाकी किसी का नहीं है। बाकी हर कंट्री अपने अकॉर्डिंगली करती है, वो किसी की नहीं मानेगी। यूके में चूंकि वो इधर वीएफएस के पास उनका होता है, तो वो आपकी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा सर, कोई अगर इंडिविजुअल जा रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ग्रुप की सूरत में, या अगर कोई कंपनी के थ्रू देख रहा है चीज़ें, फिर तो डिफरेंट है। कोई इंडिविजुअल है, वो बेचारा इमिग्रेशन के लिए जा रहा है, उसने ज़मीन बेच दी, ट्रैक्टर बेच दिया, सारे एसेट्स बेच के, वो कहता है यार मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंग्लैंड जाना है। सर कौन सी 2-3 बातों का वो ख्याल रखे कि आपको लगता है यार जब कोई स्कैम कर रहा होगा तो ये 2-3 बातें तो लाजमी होंगी उस चक्कर में? तो ज़ाहिर है डिटेल तो अभी डिस्कस नहीं की जा सकती इतने कलील टाइम में, लेकिन 2-3 बातें आप कहते हैं यार ये देख लो, अगर ये पता चल गया, ये देख के वो चावल हैं जो चख लिए, तो पूरी देख का पता चल जाएगा। देखें, इमिग्रेशन के ऊपर ना 4 बहुत अहम फैक्टर होते हैं। जिसने ज़मीन, गाड़ी, घर बेचा है ना, तो नॉर्मली बिजनेस इमिग्रेशन को देख रहा होगा, लेकिन वो भी एक क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है कि इतने पैसे दो और अब वहाँ पहुँच जाओगे। उसके अलावा आपकी यहाँ पे प्रॉपर आपके अकाउंट्स, FBR देखी जाती हैं, फिर आपकी वर्थ देखी जाती है कि अगर मिनिमम एक कनाडा के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है कि आप $1 लाख
जो है वहाँ पे आके इन्वेस्ट करें तो आप बिजनेस इमिग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो वर्थ है वो आपकी $2,50,000 से ज़्यादा की होनी चाहिए। इमिग्रेशन के 4 सेट फॉर्मेट से 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरी इमिग्रेशन जो है वो स्टैंड करती है। फर्स्ट वन इज़ योर एज, वो कितनी है, उनके स्टैंडर्ड्स हैं, वो मैं हम एक जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे जो इमिग्रेशन पे करेंगे उसके अंदर मैं डिटेल बता दूंगा हर कंट्री के हवाले से। फिर आपका आ जाता है सेकंड क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। थर्ड आ जाता है कि रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितना है आपका अपनी फील्ड से, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने आईटी पढ़ी है लेकिन मैं तो यार सेल्स का काम करता हूँ, तो यार वो बिल्कुल वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको बनाना। फोर्थ वन इज आइल्स का स्कोर क्या आपके पास, या पीटीई क्या है आपका, जो कि आप एक आइल्स का अल्टरनेटिव टेस्ट आ गया, हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर ये मेन 4 फैक्टर्स हैं। फिर फिफ्थ वन आ जाता है जो कि डिपेंड करता है हर प्रोफाइल टू प्रोफाइल कि आपका स्पाउस है या नहीं है, मतलब आपका आप शादीशुदा हैं या नहीं। अगर शादीशुदा हैं तो बीवी की तालीम और उसके पास इंग्लिश का स्टैंडर्ड क्या है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर जाके आपकी ये इमिग्रेशन होती है। ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं इसमें सॉरी एक चीज़ ऐड ऑन कर दूं। जी प्लीज़। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो हम पास से ऐड कर सकें। मतलब आप कहते हो यार मैं तो 8 पास हूँ तो मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजो, मैं नहीं 16 पास हम करा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। देखो ना अब स्टैंडर्ड क्या हो गया ना, अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो आपको कभी HEC से चेक नहीं करती, वो डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूट को कॉल करती है डिग्री ओरिजिनल है या फेक है। अच्छा, वैसे ना सर इस तरह की ज़ाहिर है आप तो ऑब्वियसली एक सही बात बता रहे हैं, इस तरह की बातें हमें सुनने को बड़ी कम मिलती हैं। जब हम अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं तो हम कहते हैं सर ये मसला कहता है 80 फिर के साथ से बैठे हैं, अगर तो उसी टेंशन लेनी है तो ये इस तरह की बातें हम सुनने की, लेकिन ज़ाहिर है आप जो बात बता रहे हैं वो दुरुस्त बात बता रहे हैं, लीगल बात बता रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बताता जाऊँ, जैसे जावेद भाई की कॉल आई थी बटाग्राम से, तो आपने भी बड़ी अच्छी उसकी तशख़ीस की कि वीडियो बना सकते हों और अंडर मैट्रिक से मुराद ये कम से कम अपने आप को डिफ़ाइन कर सकते हो। इसी तरह जो पढ़े लिखे का कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं यार बंदा पढ़ा लिखा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत जो उसका क्राइटेरिया है वो ये है कि वो लिख लेता हो और पढ़ लेता हो। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने मास्टर्स नहीं भी किया, मैट्रिक नहीं भी किया, अगर वो लिख लेता है और पढ़ लेता है तो उसको पढ़ा लिखा ही कंसिडर किया जाएगा। तो जावेद भाई अगर डिग्री नहीं भी है तो आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नंबर्स जो है आसिफ कंसल्टेंसिंग के आ रहे होंगे तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, आजकल लोग आइल्स को इतना अवॉइड क्यों कर रहे हैं, डर क्यों रहे हैं उससे? एक्चुअल में एक तो आइल्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। आइल्स कोई भी इंग्लिश टेस्ट है, मतलब CAE है, PTE है और आइल्स है, इनकी फ़ीसें का ये टॉफल है, इनकी फ़ीसें अराउंड 70,000 हो गई है। अब नॉर्मली अब ये इनमें से कोई भी टेस्ट आप ये नहीं कह सकते कि वो इंग्लिश का टेस्ट है। वो जितने भी टेस्ट हैं ये एक सेट फॉर्मेट के टेस्ट हैं। उस फॉर्मेट के लिए अगर आप किसी टीचर के पास जाते हो तो ज़िशान मैं एक सजेशन दूंगा अपने तमाम लिसनर्स को कि पहले आप टीचर से पूछो आपका क्या स्कोर है। अगर टीचर ने कभी खुद टेस्ट नहीं दिया, वो कहेगा जी मैं तो 8 बैंड भी ले लूँगा, यार फिर तो आपसे झूठ बोल रहा है ना वो। आप जाते एक अच्छा कोई भी टीचर होगा ना इस्लामाबाद में, और आई होप ही इज चार्जिंग अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज़, ठीक है, उस जो एक अच्छा टीचर होगा। अगर आप कहते हो नहीं यार मैंने 15,000 रुपये में वो फलां जगह पे एक मोहल्ले में पढ़ा रहा है, आपने उससे पूछो कि उसने खुद टेस्ट दिया है। अब ये डेली बेसिस पे इनके अंदर नए से नए क्राइटेरियाज आ रहे हैं। अगर आप अपडेटेड ही नहीं हो, आपने पिछले साल के अंदर पेपर नहीं दिया आपके टीचर ने, तो वो तो ज़ीरो उसका। या तो आप इतने अच्छे हो कि आपसे बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हो, 8 बैंड आ रहा है, 7 आ रहा है, रिक्वायर्ड बैंड जो बच्चों का आपसे आ रहा है, अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने, फिर लोग डर जाते हैं ना। और जो मैंने यूट्यूब से देख के तैयारी की थी, अब यूट्यूब पे वो जिस भी बंदे ने वीडियो अपलोड की थी वो उसने कब की थी, उसके बाद कितनी दफ़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है। अब बच्चे ने 70,000 डबो दिए, अब वो लॉन्ग रन में सोच रहा है कि यार नहीं यार मैंने तो आर्ट्स नहीं करना, मेरा तो सताब जो है जो आप ही करें जी, डन बेस पे कर दें। और फिर इस चक्कर में लोग वो किसी अच्छे टीचर को पैसे देने की बजाय एक्स्ट्रा पैसे भर लेंगे, लेकिन सही पाथवे यूज़ नहीं करेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे विदाउट आइल्स जाएंगे तो फी वो ज़्यादा ही चार्ज करेगी ना UK में। तो हम लोगों का क्या है कि हम लोग एड्स लगा देते हैं विदाउट आइल्स, विदाउट एनीथिंग, आ जाएं जी हो गया जी हो गया। लेकिन उसके एट द एंड ऑफ द डे बच्चा वहाँ पे जाता है, डेफिनेटली हमें हमारी अर्निंग होती है, हमें यूनिवर्सिटीज़ कमीशन पे आउट करती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप फीस दोगे तो उतना ज़्यादा आपको हमें कमीशन आएगा। तो आज आप अच्छा आर्ट्स दे लो, हमें कन्विंस करना पड़ता है बच्चों के, बच्चों आपने डिग्री भी तो 16 साल की इंग्लिश में ही की है ना जी, तो भी तो टेस्ट फॉर्मेट को समझ के टेस्ट दे दो। तो जब आप अच्छा बैंड करोगे, मैं अच्छी तरह मुझे याद है मैंने एक बच्चे का दिया, स्कोर 7.5 ओवरऑल इन आर्ट्स।
यूनिवर्सिटी ऑफ वोलागोंग में मैंने उसका अप्लाई किया, फीस थी $12,000, अच्छा, उसका $5,000 देकर उन्होंने डिपॉजिट पे उन्होंने कर दिया यार। क्या बात तो है। यार देखो ये उस बच्चे को कितना बड़ा फायदा हो गया। ट्रू। अच्छा सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे हमने इसको थोड़ा सा टच तो किया इस टॉपिक को, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा ब्रीफली इसको टच कर लें। सर SLM है क्या बेसिकली? मतलब एक लेमैन अगर सुन रहा है इस वक्त हमारी बात, तो थोड़ा सा एक तो ये बता दें कि SLM क्या है और क्या वाकई इसका फ़ायदा होता है, कैसे लिया जा सकता है, क्या है, क्या ये बला क्या है ये बेसिकली ये है कि आप किसी भी कंट्री में एंटर हो गए या आपके पास कोई, जो हम नॉर्मली लोग कौन से लोग सीख करते हैं इस चीज़ को, जिनके पास कोई स्किल नहीं, कोई आर्ट्स नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस उधर पहुंच गए या वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, लाइक तो वहाँ पे पहुंच गया, उन्होंने कहा जी हमें हमारे मुल्क में हमारी जान को ख़तरा है, हम यहाँ पे वापस नहीं जा सकते। अब ऐसा है कि जो मुल्क UN के मेंबर हैं उन्होंने एक साइन किया होता है कि इतने वीज़ाज़ हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इतने बंदों को एक्सेप्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सीरिया में जंग लगी थी जब कुछ अर्सा पहले, तो आप कहते जी 50,000 बंदा जर्मनी में चला गया, इतना उधर फ्रांस में चला गया, चूँकि उन्होंने UN के साथ कमिटमेंट की होती है, वो उतने बंदों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर वो ये वीज़ाज़ दिए जाते हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ से होता है। जैसे कि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफगान आ गए हैं, तो वो हम लोग को भी UN के अंडर वो साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ, हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बंदों को रख लिया, ठीक है। तो ये इसके थ्रू होता है। फिर उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कनाडा में आप चले गए हैं या आप फ्रांस में चले गए, आपने जाइलम ले लिया है और आप ड्यूरिंग द प्रोसीजर आप कह रहे हैं आपको अभी कोई उन्होंने आपको लीगल स्टेटस पासपोर्ट वगैरह नहीं दिया, तो आप पाकिस्तान नहीं आ सकते और आपकी फैमिली का वहाँ पे जाना भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और फ़ायदा ये है कि आप चले गए तो आपका मुल्क बदनाम हो गया है, आपके मुल्क में कोई सियासी बुनियाद पे, कोई मजहबी बुनियाद पे, कोई किसी बुनियाद के ऊपर वहाँ पे ये सीख कर रहा है कि मैं इलाकाई मुझे ये इशूज़ हैं, तो वो फिर वो एक नंबर जनरेट होते हैं। वो फिर इंटरनेशनली आता है जी पाकिस्तान में इतने बंदों की लाइफ को थ्रेट है, तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है। तो अब जैसे कि अब UK ने स्पाउस वीज़ा बंद कर दिया था लास्ट ईयर। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कि 17,000 में से 16,000 नाइजेरियन विद स्पाउस चले गए, ज़ालम सीख कर लिया, या अफ्रीकन लोग, सॉरी नाइजेरियन के बजाय मैं अफ्रीकन लोग कहूँगा, उन जाके चीज़ें वहाँ पे कर ली, तो वो फिर अफ्रीका को जो नेक्स्ट रेशो ऑफ वीज़ाज होगी स्टॉप कर देंगे। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंट्री पे जाते हो, जैसे हमारे मुल्क में बैतुल माल है, वहाँ पे सेंट्रल लिंक होता है, तो लोग उसके बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, तो टैक्स पेयर तो नॉर्मल लोग दे रहे हैं जो उनके सिटीजन हैं, वो पे इस चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं कि हम इमिग्रेंट्स को बंद करो। एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, कनाडा में। जैसे ट्रंप ने भी तो यही कहा है ना कि मैं स्किल्ड इमिग्रेशन खोलूँगा, फैमिली इमिग्रेशन में बंद करूँगा, कि यार ये लोग आ जाते हैं फैमिली के ब्याह पे, इनको आता वाता कुछ भी नहीं है, ये हमारे मुल्क के ऊपर बोझ बन जाते हैं, यहाँ के सेंट्रल लिंक्स बेनिफिट्स लेते हैं, टैक्स नहीं पे करते और कैश पे काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। यकीनी तौर पर गुफ्तगू तो ऐसी सहर अंगेज़ है, इन्फॉर्मेटिव है कि हम करते जाएं तो वक्त जो है वो पता नहीं चलेगा उसका। लेकिन बिफोर दैट कि हम एंडिंग नोट के ऊपर आएँ, देयर इज़ अ क्वेश्चन जो कि अगेन मेरी कोशिश ये है कि हम उस तरह की गुफ्तगू करें कि एक ले मैन भी हमारी बात को समझ सके। सर हमारे यहाँ एक तासुर पाया जाता है कि आप इवन स्टडी वीज़ा लें, वर्क वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा को तो छोड़ें, आप एक स्टडी वीज़ा लें किसी तरह से, या इवन चलें इलीगल भी पहुंच जाएं वहाँ पे किसी तरह से, और वहाँ की खातून से शादी कर लें, तो आप वहाँ पे पक्के हो जाएंगे आम अल्फाज में, या आपको PR मिल जाएगी या रेजिडेंस मिल जाएगी। क्या कुछ ममालिक में ऐसा होता है सर, इज़ इट? और अब वो भी चेंज हो गए हैं सर जी, उन गोरियाँ बढ़िया तेज़ होगी। मैं आपको ना देखो, हर कंट्री में ना बहुत ज़्यादा ये आप कह सकते हो कि इलीगल काम होते हैं। हमारा ऐसा है कि यार मैंने फॉर एग्जांपल आर्ट्स पैसे दे के किसी से करवा लिया, मैं पूरे शहर में ढंढोरा पीटूंगा, वो अगला बंदा ही पकड़ा जाएगा, अगली दफ़ा वो सेंटर में टेस्ट ही नहीं होगा। अब आपको मैं एक मार्केट का तासुर बता रहा हूँ, ये $thousands of dollars को लड़कियाँ चार्ज करती हैं। ओह गॉड, 1000 आप जो वहाँ की लोकल फीमेल्स हैं। सर मैं अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोला कि $80,000 ऑस्ट्रेलिया का रेट चल रहा है। यार उसको जितना पैसा देना है तो आप अपने अंदर कोई स्किल क्यों नहीं पैदा कर लेते? और मैं ये भी बताते चलूँ कि $80,000 देकर वो आपसे तलाक मांगेगी तो आप देंगे। ये पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं है कि खुला हस्ते डालता है आप टिक पे हैं। जब तक आपके पास PR नहीं है, वो किसी भी टाइम पे आपको उस कंट्री से निकलवा सकती है।
ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके सब में ऐसा है। ब्लैकमेल होते हैं लोग, लोगों के लोग समझेंगे। अब वो क्या आपसे कहे कि मुझे $2000 दो यार, मैंने तो मेकअप की चीज़ लेनी है, अब ना कैसे करोगे? वो कहेंगे अच्छा ठीक है, ये डिवोर्स ले लो और तुम जाओ। और कोई शादी नहीं होती है ना, आप फैमिली बना रहे होते हैं उसमें, और कोई सर अभी ऑस्ट्रेलिया में जो लॉ चेंज हो गया, आपके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट आके प्रॉपर आपको देखा करेगी। वो अगर आप स्पाउस वीज़ा लेके जा रहे हो, वो आपका एनालिसिस करेगी, आपकी फैमिली को प्रॉपर देखेगी, आपने बिल्स कितने इकट्ठे पे किए हैं, आपकी कितनी डाक इकट्ठी आई है एक ही एड्रेस के ऊपर। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दैट आई कांट डिस्कस ओवर हियर। तो बहुत सी चीज़ों के ऊपर अब वो उनकी गवर्नमेंट चेक कर रही हैं। पता होता है, सबको होता है ये चीज़ें चल रही हैं, सबको पता होता है चीज़ें मैनेज हो रही हैं इमिग्रेशन के अंदर, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको बंदे वहाँ पे लाने होते हैं। लेकिन अब किसी हद तक वो इतनी सख्ती कर रहे हैं कि लोगों को फ़ौरन रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो बात आप इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहे हैं, मैं एक लफ्ज़ का सहारा लेता हूँ, आप यस या नो में उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर हम एंडिंग नोट की जानिब जाएंगे। यानी कि जो आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो मेडिकल जो कह लें कि फैसिलिटी है या टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा ले रहे हैं? सब बिल्कुल लेंगे, ठीक है, ले भी रहे हैं, क्योंकि अब इस तरह नहीं होगा आगे। देखिए सर, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया ना कि अब उनके अंदर लोग खड़े होने शुरू हो गए हैं कि हमारे मुल्क का, हमारा टैक्स का पैसा जो है वो आप इन लोगों को क्यों दे रहे हैं? सही बात है। जब तक आप टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। लेकिन इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका इमिग्रेशन के बगैर गुजारा नहीं है। तो आप राइट पाथवे चूज़ करें। अब जैसे कि नाउ डेज कनाडा, ये मैं आगे नेक्स्ट शोज करूंगा हर एक चीज़ के लिए अलग अलग। डेफिनेटली। तो अब कनाडा में टीचर्स की डिमांड है, तो ऐसी नहीं है कि टीचर्स कोई भी उठा के, उनके बाकायदा लाइसेंस हैं, यू हैव टू क्लियर दैट लाइसेंस। उसके बाद अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके सर, फाइनल नोट, फाइनल मैसेज आपका क्या है, फिर हम कंक्लूजन की जानिब जा रहे हैं। सर, लोग सुन रहे हैं आपको। मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को ये बताऊं कि यार मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा, उसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग मैनेजर हैं आपके, हम आपके केसेस मैनेज करते हैं, हम आपको चीज़ें गाइड करते हैं, हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी बना सकते हैं, चीज़ें अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके ही होने हैं। ठीक है। और आपने ही जाके किसी एम्बेसी, किसी सेसिंग अथॉरिटी, किसी भी जगह पे जाके अपने खुद को खुद ही रिप्रेजेंट करना है। मैं नहीं जाऊँगा आपकी जगह। बिल्कुल ठीक है। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द स्टूडियोज़। इट इज़ इंडीड अ प्लेयर टू शेयर स्टूडियोज़ विद यू। और जो लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे, हमारी कोशिश और काविश यही है कि आसिफ कंसल्टिंग कंपनी जो फर्म है, कंपनी है, आप कुछ भी कह लीजिए, ये आपके लिए मौजूद ही इसीलिए हैं, ये गुफ्तगू भी इसीलिए थी कि अगर आप फॉर एग्जांपल जाना भी चाहते हैं मुल्क से बाहर, तो बजाय इसके कि हम आपको पेट्रियाटिज़म या जिस तरह हमारे माशरे में होता है कि जी आप वतन अजीज़ को सर्व करें एंड ऑल दैट, हम चाहते हैं आप जो भी करना चाहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं, तो प्रॉपर चैनलाइज चैनल के थ्रू जाकर उसको एक्सेस करें। और जैसे अभी सर ने भी बताया कि एवरी वेडनेसडे, हर बुध को हम मौजूद रहेंगे। मैं जानता हूँ कि कॉल्स भी आ रही थी, कुछ कॉल्स को हमें डिक्लाइन भी करना पड़ा, बिकॉज ज़ाहिर है सर से भी गुफ्तगू, सर के आंसर्स कंप्लीट होना ज़रूरी थे। तो आपने परेशान नहीं होना। हर बुध को एवरी वेडनेसडे 4 से 5 बजे हम जो है यहाँ पर मौजूद रहा करेंगे। सर भी हमारे साथ होंगे थ्रू आउट वीक। जो है क्वेश्चंस अगर हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी हम सर से कर लिया करेंगे। वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। विद दैट नोट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हाफिज़।